तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी द कश्मीर फाइल्स को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से काफी सही है। ये मूवी 2.5 घंटे बड़ी है और टॉपिक ऐसा है कि इसे एक्सप्लेन करने में समय लगना लाजमी है, क्योंकि मूवी के हर एक पॉइंट पर ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर नहीं बताता तो मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब ही नहीं होता। तो इसीलिए ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी तो उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वहीं रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनाई दे रही होती है। सचिन के छक्का मारने पर शिवा नाम का एक बच्चा सचिन का नाम लेकर कूदने लग जाता है। तभी वहां कुछ लड़के आते हैं और उसे मारने लग जाते हैं, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेटर सचिन का नाम ले रहा था। तो वो उससे कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, लेकिन शिवा ऐसा नहीं करता, तो वो उसे और मारने लग जाते हैं। तभी शिवा का दोस्त अब्दुल कैसे भी करके शिवा को बचा लेता है और फिर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वो दोनों भागते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी बंदूक लेकर आता है और एक औरत से कहता है कि तुम लोग कश्मीर छोड़कर भाग जाओ वरना मार दिए जाओगे। औरत उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, तो आदमी उसे तुरंत गोली ही मार देता है। तभी हम देखते हैं कि कई लोग बंदूक लेकर रलिफ गलिफ या शलिफ के नारे लगा रहे होते हैं, जिसका मतलब था या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ या फिर मर जाओ। बंदूक चलाती भीड़ ये भी चिल्ला रही थी कि अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह का नाम लेना होगा, और उस भीड़ में बंदूक लिए बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम शारदा होता है, जो कि अपने बच्चे कृष्णा को प्यार से खिला रही होती है। टीवी में न्यूज चल रही थी कि हर जगह दंगे हो रहे हैं और हालात बहुत खराब हैं, जिसे देखकर कृष्णा के पिता यानी कि शारदा के पति काफी परेशान हो जाते हैं। शिवा इन्हीं का ही बेटा था, तो उनकी परेशानी यही थी कि ऐसे माहौल में वो बाहर खेलने गया था। तो उसकी जानकारी लेने के लिए वो उसके दोस्त अब्दुल के पिता के पास जाते हैं, ये पूछने के लिए कि वो दोनों आए या नहीं। अब्दुल के पिता बताते हैं कि वो तो शायद आपके पिताजी के साथ आएंगे, और मेरी मानिए तो आप लोग कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। शिवा के पिताजी कहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर कैसे चले जाएं, ये बस कुछ दिन की ही बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदूक लिए भीड़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आजादी आजादी के नारे लगाते हुए सभी कश्मीरी हिंदू पंडितों के घरों को जलाते जा रही थी, क्योंकि उनका मकसद ही यही था। और जो भी नारे लगाए जा रहे थे वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ही लगाए जा रहे थे, ताकि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर नाथ पंडित होता है, जो कि शिवा के दादाजी थे, जिन्हें सब बॉब जी कहकर पुकारते थे। बॉब जी माने पिताजी या फिर दादाजी। वो महाशिवरात्रि में होने वाले कार्यक्रम की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन बाहर के हालात देखकर उन्हें रुकना पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि एक आतंकी बंदूक पकड़े भीड़ को कह रहा होता है कि ये वतन हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हमारी होगी, हमें हमारी आजादी की जंग लड़नी है और हमारा दुश्मन भारत है। इंडिया को सबक सिखाने और कश्मीर के मसलों को सुलझाने का बस एक तरीका है, और वो है अल जिहाद। जो आदमी भीड़ को भड़काने में लगा हुआ था उसका नाम फारूक मलिक बिट्टा था, और वो ऐसे ही भड़काऊ भाषण देकर और लोगों का ब्रेन वॉश करके दंगे कराने के लिए सबको उकसा रहा था। हम देखते हैं कि बोब जी को शिवा और अब्दुल मिल जाते हैं, तो वो दोनों को लेकर दंगाइयों से बचते हुए घर की ओर निकल जाते हैं। उधर बंदूक लेकर कुछ लोग बोब जी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका बेटा, बेटे की पत्नी शारदा और उनका बेटा कृष्णा मौजूद था। कृष्णा के पिता आतंकियों को रोकने के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उनकी पत्नी शारदा उन्हें रोक लेती हैं और छुपने के लिए कहती हैं, क्योंकि उस वक्त वही करना सही था। शिवा के पिता स्टोर रूम में जाकर एक टंकी के अंदर से चावल निकालकर उसी में छुप जाते हैं। अब्दुल के पिता बाहर ही खड़े थे, तो वो आतंकियों को बता देते हैं कि वो स्टोर रूम में जाकर छुपे हैं। आतंकी घर में जबरदस्ती घुसते हुए सीधा स्टोर रूम ही पहुंच जाते हैं और शारदा को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर मलिक बिट्टा आता है और उसे पता चल जाता है कि वो टंकी में ही छुपा हुआ है, तो वो टंकी में लगातार गोली चलाते हुए उसे मार देता है। मलिक बिट्टा उसे इसलिए मारने आया था क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़ा था और मलिक उसे इंडिया का मुखबिर मानता था, इसीलिए उसने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। तभी वहां पर बोब जी आ जाते हैं और ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आतंकी उन्हें भी पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारने लग
जाते हैं। बोब जी और शारदा दोनों ही एक दूसरे की जान की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन उन जालिमों के अंदर दया और इंसानियत बची ही नहीं थी, क्योंकि वो इंसान तो रह ही नहीं गए थे। तभी बोब जी बिट्टा को देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बचपन में पढ़ाया है, मैं तुम्हारा टीचर था और आज तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। बिट्टा कहता है कि अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि एरिया कमांडर फारूक जनाब बन गया हूँ, तो मुझे वही कहकर पुकारो। टंकी से खून निकलते हुए नीचे पड़े चावल में सन गया था, तो बिट्टा उसी को देखता है और हाथ में लेकर शारदा से कहता है कि अगर तुमने ये खून से सने चावल खा लिए तो मैं सबकी जान बख्श दूंगा। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ब्रह्मा दत्त और उनकी पत्नी लक्ष्मी दत्त को देखते हैं। वो दोनों ही किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वहाँ और भी कई लोग आने वाले थे। ब्रह्मा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तभी वो न्यूज़ देखते हैं कि एक 6 साल की बच्ची आतंकी हमले में मारी गई। वो ये खबर पढ़ के काफी उदास हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो उस खबर की कटिंग को काटते हैं और एक फाइल में चिपका देते हैं, जिसमें कि ऐसे ही कई खबरों की कटिंग्स चिपकी हुई थी और उस फाइल का नाम था कश्मीर किलिंग्स। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में 3 लोग आते हैं जो कि ब्रह्मा दत्त के दोस्त थे। हरि नारायण जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, विष्णु राम जो कि एक जर्नलिस्ट थे और महेश कुमार जो कि डॉक्टर थे। और अभी एक और इंसान का घर आना बाकी था, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब वो आएगा तो हम कश्मीर के बारे में और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि वहाँ वो इंसान आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था, जिसका नाम कृष्णा होता है। कृष्णा कोई और नहीं, शारदा का छोटा बेटा कृष्णा था, जिसके हाथ में बोब जी की अस्थियां थीं, यानी कि बोब जी अब इस दुनिया में नहीं रह गए थे। अब सभी लोग नाश्ता पानी कर रहे होते हैं, तभी कृष्णा कहता है कि वो उस जगह को देखना चाहता है जहाँ पर उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद सभी थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो उससे कुछ छुपा रहे थे। तभी विष्णु कृष्णा से पूछते हैं कि तुम कश्मीर के बारे में क्या जानते हो, तो कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम राधिका मेनन होता है, वो एएनयू नाम के कॉलेज में बच्चों को भाषण दे रही होती है। प्रोफेसर राधिका सभी से कहती हैं कि कश्मीर कभी भी इंडिया का पूरी तरह से हिस्सा नहीं रहा है और ये ऐतिहासिक तथ्य है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को अपना झंडा रखने का हक है तो फिर कश्मीरियों को क्यों नहीं। अगर इंडिया ब्रिटेन से अपनी आजादी के लिए लड़ सकता है तो कश्मीर क्यों नहीं। अगर भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है तो बुरहान वानी को क्यों नहीं। इस बात पर वहाँ बैठे छात्र छात्राएं फ्री कश्मीर और बुरहान वानी जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। राधिका कहती हैं कि पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमने कश्मीर पर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। आप किसी भी पावरफुल देश के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठाकर देख लीजिए, उसमें इंडिया के मैप में कश्मीर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि दुनिया ये मानती है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो कहती हैं कि हमारी टीम ने कश्मीर के 5 जगह पर सर्वे किया, जहाँ पाया गया कि वहाँ 7000 कब्रें हैं। तभी वहाँ पर बैठा कृष्णा उठकर सवाल करता है कि डल लेक में 1 लाख कश्मीरी हिंदुओं को डुबाकर मार डाला गया था। वहाँ इतने ज्यादा लोग मारे गए थे कि उनके जनेव से ही 7 बड़े टीले बन गए थे और उस जगह को बट मजार बोला जाता है, तो फिर उस जगह का क्या। वहाँ बैठे लोगों की सोच से अलग ही बात कृष्णा ने कर दी थी, तो सभी उसे बैठने के लिए कहने लगते हैं और कई तो उस पर हंसते हुए उसे चुप करा देते हैं। प्रोफेसर राधिका भी उसकी बातों को अनसुना करते हुए सभी बच्चों से कहती हैं कि अगर कश्मीर के लिए अब आवाज नहीं उठाई तो वो अंधकार में चला जाएगा, इसलिए हमें आजादी दिलानी होगी। वहाँ बैठे सभी लोग आजादी आजादी के नारे लगाने लग जाते हैं और यहाँ देखने को मिलता है कि कैसे कॉलेजेस में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और सभी पढ़ाई लिखाई छोड़कर नारे लगाने में व्यस्त हैं। अब इसके बाद कृष्णा प्रोफेसर राधिका के पास जाता है और कहता है कि आपने उन 4000 कश्मीरी पंडितों के बारे में बात तो करी ही नहीं जो मारे गए थे। राधिका कहती हैं कि 4000 नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 290 ही मारे गए थे। कृष्णा कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि किसी ने सच रिपोर्ट किया ही नहीं था। राधिका कहती हैं कि हमें लगता है कि हमें सब सच पता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 30 सालों में जिसे तुम सच मानते आ रहे हो कहीं वो सच ही ना हो। अब कहानी यहाँ से 1989 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बोब जी ब्रह्मा से मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि उनके बेटे का नाम हिट लिस्ट में है। आतंकी उसे इंडिया का मुखबिर समझते हैं और उसे मारना चाहते हैं, तो अगर उसकी सिक्योरिटी मिल जाती तो अच्छा होता। ब्रह्मा सिक्योरिटी देने के लिए हामी भर देते हैं और बोब जी को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए कहते हैं। रास्ते में बोब जी रुककर सब्जी लेने लग जाते हैं और पैसे देने के बाद सब्जी वाला उन्हें पैसे लौटाता है, तो वो इंडिया की नोट देने के बजाय
पाकिस्तान की नोट देता है। आपत्ति जताने पर सब्जी वाला कहता है कि जिस मुल्क में रहोगे वहीं की तो नोट मिलेगी। इस बात पर ब्रह्मा भड़क जाते हैं और सब्जी वाले से कहते हैं कि बस एक ही मुल्क है और वो है भारत। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मा गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रोड पर कुछ औरतें लड़ाई कर रही हैं। ब्रह्मा उतर के वहां जाते हैं तो पता चलता है कि औरतें राशन फेंक रही हैं, ये कहकर कि हम इन काफिरों को अनाज का एक दाना भी नहीं खाने देंगे। तभी वहाँ एक औरत रोते हुए बताती है कि हमें यहाँ कोई भी राशन नहीं दे रहा। पंडित लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। अस्पताल में हमारा इलाज करने से मना कर रहे हैं और यहाँ हमारा खाना बंद कर रहे हैं। अब आप ही कुछ मदद करिए। ये सब देखकर ब्रह्मा का खून तो खौल उठता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर जगह यही हाल था और उसके ऊपर वाले पद में बैठे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे तो उसके हाथ बंधे हुए थे। एक दिन ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मलिक बिट्टा बंदूक लेकर बाइक से आता है और थोड़ी ही दूर खड़े इंडियन एयरफोर्स के लोगों के ऊपर गोली चलाते हुए उन्हें मार डालता है। ये खौफनाक मंजर देखकर आसपास सभी सहम जाते हैं। वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन आतंकियों का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि नौकरी से ज्यादा उनको अपनी जान प्यारी थी। ब्रह्मा इन सभी चीजों की शिकायत करने के लिए कश्मीर के सीएम के पास पहुंच जाता है और वो सब कुछ बताता है जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा था, यानी कि कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए नारे लगाना, हर जगह तिरंगे को हटाकर पाकिस्तानी झंडे लगाना और इंडियन एयरफोर्स को दिन दहाड़े मार डालना। ये सभी चीजें वो बताते हैं, लेकिन सीएम इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि ये कश्मीर है, हम आजाद हैं, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कल्चर है, हमारा झंडा है, हम वही करेंगे जो हमारे लोग चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि आप इंडिया के मुखबिर बनकर हमसे मिलने आए हैं, इसीलिए मैं आपकी सारी पावर छीनता हूँ और आपको सस्पेंड करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सीएम साहब से मिलने के लिए मलिक बिट्टा वहाँ आया हुआ है। मतलब कि सभी लोग मिले हुए थे और सबको सब कुछ पता था, लेकिन कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं था। अब कहानी 2016 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब कृष्णा भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो आजादी आजादी के नारे लगाते थे और अब वो भी वही नारे लगाने लग गया है। तभी वहाँ पर राधिका आती है और कृष्णा से कहती हैं कि तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट तुम्हें शक की निगाह से देखते हैं क्योंकि हमारे ज्यादातर वोटर्स कश्मीरी मुस्लिम हैं और तुम पंडित हो। लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, वो इसलिए नहीं कि भगवान खुद नीचे आकर कुछ करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक उम्मीद है कि एक दिन भगवान आएंगे और कुछ करेंगे, और ये उम्मीद ही भगवान है। और तुम्हें लोगों का मसीहा बनना है ताकि लोग तुम पर विश्वास करें। हर स्टोरी में एक विलन होता है, तो तुम भी अपना एक विलन बनाओ जो कि होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट को विलन बनाओगे तो तुम्हारे पास पावर आएगा, क्योंकि देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो। कृष्णा अपने दादाजी यानी बोब जी के साथ रहता था और बोब जी को पता चला था कि वो कॉलेज में क्या कर रहा है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम अब उनके साथ हो जो हमारे दुश्मन हैं और तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का केस भी चल रहा है। कृष्णा कहता है कि ये दुश्मनी कब तक चलेगी। एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोब जी कहते हैं कि जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया उनको कैसे सॉरी बोल दें। कृष्णा कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ था और जो मारे गए अपनी गलती की वजह से मारे गए। अब जब माइनॉरिटीज को इतना दबाओगे तो यही होगा। बोब जी गुस्से में कहते हैं कि माइनॉरिटी में वो नहीं, हम हैं। अपने ही देश में पिछले 30 साल से रिफ्यूजी बने घूम रहे हैं। हम ना रिफ्यूजी हैं और ना ही माइनॉरिटी, हम कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स हैं। ये जमीन हमारी है और इस जमीन पर हमारा हक है। उनके आने से पहले हम 100% थे, उन्होंने हमें कन्वर्ट किया। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ शंकराचार्य ने तप किया वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। कृष्णा कहता है कि अगर इतना ही कमाल का इतिहास था तो फिर कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को कन्वर्ट क्यों किया। बोब जी कहते हैं आतंक से और सूफियों की तलवारों से, और तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ोगे। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है और वो है विनाश। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा की पत्नी लक्ष्मी कृष्णा को उसके माँ बाप और भाई की फोटो दिखा रही होती हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रह गए थे और उसे ये बताया गया था कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। लक्ष्मी कृष्णा से पूछती हैं कि पुष्कर जी ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया क्या? तो कृष्णा बताता है कि उन्होंने बताया था कि जब वो कश्मीर से निकले तो खाली हाथ ही निकल पाए थे। तभी डॉक्टर महेश कहते हैं कि एक्सोडस में लोग यहाँ से खाली हाथ ही निकले थे। कुछ तो एक पाँव में जूता और दूसरे में मोजा पहनकर भी
भागे थे। तभी डॉक्टर महेश को टोकते हुए ब्रह्मा गुस्से में कहते हैं कि 5 लाख पंडित जहां मारकर भगाए जाएं उसे एक्सोडस नहीं बल्कि जेनोसाइड कहते हैं। इस बात पर कृष्णा कहता है कि यहाँ कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स थी और यहाँ से 5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडित बाहर निकले थे और बदकिस्मती से जो लोग मारे गए उन्हें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मारा, न कि कश्मीरियों ने। ब्रह्मा कहते हैं कि फारूक मलिक बिट्टा जिसे तुम पाकिस्तानी आतंकी बना रहे हो वो तुम्हारे दादाजी का स्टूडेंट था। इसका पलट जवाब देते हुए कृष्णा कहता है तो सोचिए इन स्टूडेंट्स को आतंकी किसने बनाया। जब मासूम लड़कों को बांध बांध कर गाड़ियों से घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो सताए लोग क्या करेंगे, गन्स ही तो उठाएंगे। ब्रह्मा बस एक ही जवाब देते हैं कि अगर ऐसा ही है तो कश्मीरी पंडितों ने कभी बंदूक क्यों नहीं उठाई। कृष्णा कहता है कि अगर मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो आखिर उनके साथ हुआ क्या था, ये सच मुझे क्यों नहीं बताया गया। कृष्णा उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करता है सच बताने को, तो ब्रह्मा उसके इमोशंस को समझते हुए बताने को तैयार हो जाते हैं। कहानी 19 जनवरी 1990 में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि मस्जिद के लाउड स्पीकरों से यह ऐलान किया जा रहा होता है कि अपनी जान प्यारी है तो कश्मीर छोड़कर चले जाओ और हर जगह रलीफ कलीफ या चलीफ के नारे ही सुनाई दे रहे होते हैं। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मलिक बिट्टा ने बॉब जी के बेटे को मार डाला था और उनकी जान बख्शने के लिए खून से सना चावल खाने को कह रहा था। शारदा मजबूर थी और उनके पास और कोई चारा नहीं था सभी की जान बचाने का, इसलिए वो अपने पति के खून में सने चावल खा लेती हैं। पूरे कश्मीर में आतंक की गूंज सुनाई दे रही थी और नारे लगाते हुए लोग बंदूक का सहारा लेकर सभी आतंकी घर घर घुसकर सभी कश्मीरी पंडितों को मारते जा रहे थे या भगा रहे थे। उन सभी का मकसद बस एक ही था कि सभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दो या मार डालो और जो रहना चाहते हैं उनको कन्वर्ट करो। कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों के साथ बलात्कार और उनके पति को मारकर उनको गुलाम बना लेना, बस यही सब हो रहा था। इंसानियत, दया, प्यार ये सब कुछ खत्म हो चुका था और बस बचा था तो सिर्फ नफरत और आतंक, जो कि दोनों ही एक दूसरे के साथी बन चुके थे। अब हम एक अस्पताल को देखते हैं जहां पर डॉक्टर महेश अपॉइंट थे, तो वहां इतने ज्यादा लोग जख्मी हालत में आए हुए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसका कैसे इलाज करें। तभी वहां पर आतंकियों का एक झुंड आता है जिसमें कि एक आतंकी को गोली लग गई थी, तो वो डॉक्टर महेश को उसका इलाज करने को कहते हैं। बंदूक के डर से उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है और उस आतंकी का इलाज करना पड़ता है। तभी एक आतंकी खड़े होकर कहता है कि यह अल्लाह का फरमान है कि कोई भी डॉक्टर या नर्स किसी भी काफिर का इलाज नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मा टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं कि कश्मीर के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब हालात और भी बिगड़ चुके हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि लोग कश्मीर को जन्नत मानते हैं और इस जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले जिहाद इसलिए करते हैं ताकि जन्नत मिले। तभी ब्रह्मा के पास बॉब जी का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उनके बेटे को मार डाला गया है और रात तक सभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बॉब जी कहते हैं कि तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम भी उन्हीं का हिस्सा हो। जब पूरा भारत इस तरह जलता हुआ कश्मीर बनेगा तब याद रखना कि तुम भी उसके जिम्मेदार थे। ब्रह्मा हर मंत्री, हर बड़े पद पे बैठे लोगों को फोन लगा डालते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, जैसे कि किसी को कश्मीर से मतलब ही ना हो। सही समय पर बॉब जी के दोस्त विष्णु आ जाते हैं और पूरे परिवार को गाड़ी से ले जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही सभी आतंकी रलीफ गलीफ या शलीफ का नारा लगाते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। विष्णु बताते हैं कि वो उन्हें आनंद कौल प्रेमी के घर ले जा रहे हैं जो कि एक कवि हैं और उनका मुसलमानों से बहुत भाईचारा है, तो उन पर कोई शक नहीं करेगा और बाकी कई फैमिलीज भी उनके घर में छुपी हुई हैं। बॉब जी और उनका परिवार कौल प्रेमी के घर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर भी आतंकी आ धमकते हैं। आतंकी आनंद प्रेमी को बहला फुसला कर लेके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि उनके घर में लोग छुपे हुए हैं। घर में मौजूद लोग समझ जाते हैं कि आतंकियों को पता चल चुका है, तो वो लोग पीछे के रास्ते से भाग निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रक से जा रहे होते हैं। उनके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने को पानी, बस जैसे तैसे बदन पे जो कपड़े थे बस उसी में वो सब कैसे भी करके निकल आए थे। तभी वो देखते हैं कि पेड़ पे आनंद प्रेमी और उनके बेटे की लाश लटकी हुई है, जिसका मतलब कि आतंकियों ने उन्हें भी मार डाला था, जिसे देखकर सभी लोग सहम जाते हैं। जितने भी कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए थे उन सभी को जम्मू के पुरखू कैंप में रखा जाता है।
टीवी में न्यूज चल रही होती है जिसमें कि जर्नलिस्ट विष्णु बता रहे होते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने खुद ही कश्मीर से निकल जाने का फैसला लिया है। बोब जी को उम्मीद थी कि कम से कम उनका दोस्त तो दुनिया वालों के सामने सच्चाई दिखाएगा, लेकिन असलियत ये थी कि जो हुआ था उसका उल्टा ही बताया जा रहा था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डॉक्टर मुकेश और हरिनारायण विष्णु पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि उन्होंने कश्मीर का सच नहीं दिखाया बल्कि हर जगह झूठ फैलाया, जो कि बहुत गलत था। कृष्णा उनसे बार बार ये सवाल करने लगता है कि उन्होंने झूठी रिपोर्टिंग क्यों की और सच क्यों नहीं दिखाया। विष्णु कहते हैं कि आज जैसे टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, वैसे पहले कुछ भी नहीं था तो कैसे दिखाता। हरिनारायण कहते हैं कि हमारी मीडिया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को आतंकी मानती है लेकिन कुछ को तो रिबेल्स कहती है, लेकिन उन सभी का एक ही मकसद होता है कश्मीर को भारत से अलग करना, और इस वॉर में हमारी मीडिया एक इनविजिबल आर्मी की तरह काम करती है। विष्णु भी पलट जवाब देते हुए कहते हैं कि आप तो मुझसे भी बड़े पद पे थे और आपके पास पावर भी थी, तो तब आपने क्यों कुछ नहीं किया, और जो पद्मश्री आपको मिला है वो बस मुंह बंद रखने के लिए मिला था। मीडिया वालों पर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, जो चाहे वो कह लो, लेकिन अब तक कश्मीर में 19 पत्रकारों की मौत हुई है लेकिन हमें तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। जब कश्मीर में विदेशी प्रेस आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किए हुए संप्रदायवादियों से कांटेक्ट करता है और फिर उन्हें अलगाववादी जगहों पे ले जाया जाता है और फिर वहाँ 500 रुपए देकर झूठी कहानियां सुनवाई जाती हैं। वहाँ बच्चों और औरतों को एकदम ऐसा दिखाया जाता है जैसे उन पर बहुत जुल्म हो रहे हों, और फिर एकदम उदास सी भरी फोटो और उस पर दर्द भरी टैगलाइन लिखकर सब जगह छाप दिया जाता है। फिर एंटी इंडिया, फेसिस्ट इंडिया कहकर नैरेटिव चलाया जाता है जिसका हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है, इसीलिए पूरी दुनिया को कश्मीरी हिंदुओं के बारे में पता ही नहीं है। कृष्णा पूछता है कि जब वो सब कुछ हो गया था तब क्या कोई बोब जी से मिला था या नहीं। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ ब्रह्मा होम मिनिस्टर के साथ उस जगह पर गए होते हैं जहाँ पर कश्मीरी पंडित कैंप में रह रहे थे। वहाँ मौजूद डॉक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, लोगों की तेज धूप और बिच्छू और सांपों के काटने से मौत हो रही है। अब तक 5 से 6 हजार लोग मारे जा चुके हैं और एक टेंट में 25 से 26 लोग रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी दिक्कतें बताने लग जाते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर तो जैसे सुनने के मूड में ही नहीं थे। तभी बोब जी एक बोर्ड लेकर सामने आते हैं जिसमें कि लिखा हुआ था रिमूव आर्टिकल 370, और वो कहने लगते हैं कि 370 हटाओ और कश्मीरी पंडितों को फिर से स्थापित करो। ब्रह्मा बोब जी को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो भी इस हालत में रह रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन बोब जी अब इतने ज्यादा प्रताड़ित हो चुके थे कि वो कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा शारदा से मिलते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें एक जगह दिला देंगे जहाँ वो आराम से रह सकते हैं, और वहाँ और भी कई हिंदू फैमिलीज रहती हैं, तो चिंता की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि बोब जी का पूरा परिवार ब्रह्मा द्वारा बताए गए जगह पर शिफ्ट हो जाता है और आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन शारदा शिवा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो वहाँ का टीचर जो कि मौलवी था वो शारदा से काफी बदतमीजी से बात करने लग जाता है और उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही होती। अब हम देखते हैं कि सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं जिसमें कि विष्णु मलिक बिट्टा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। विष्णु उससे पूछता है कि क्या आपको कहा जाता कि अपने भाई को मार दो तो क्या आप मार देते, तो मलिक बिट्टा कहता है कि हाँ मार देते। विष्णु कहता है कि क्या आप अपनी माँ को मार देते, तो बिट्टा कहता है कि हाँ मार देते। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता रखने वाला इंसान था मलिक बिट्टा, जिसे किसी से भी मतलब नहीं था, बस खून खराबा और आतंक फैलाने से ही मतलब था। हमें दिखाया जाता है कि जिस स्कूल में शिवा पढ़ने जाता था वहाँ पढ़ाई के बजाय कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था। वहाँ का टीचर सिखा रहा था कि जब स्कूल में सरपंच साहब आएंगे तो सभी बच्चों को ये कहना है कि हमें गांव में मस्जिद चाहिए। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि कृष्णा अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर आजादी होती क्या है और आजादी का मतलब क्या है। प्रोफेसर राधिका ने जो आजादी का मतलब सिखाया था, क्या वो है आजादी, या बॉब जी ने जो बताया था वो है आजादी। कॉलेज में तो उसे अलग ही कश्मीर बताया गया था, लेकिन यहाँ उसे अलग ही कश्मीर की दास्तां सुनने मिल रही थी, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी बातें सच हैं और कौन झूठा है। हम अब देखते हैं कि बोब जी अस्पताल में लेटे हुए हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उनका जिंदा रहना मुश्किल ही था। बोब जी कृष्णा से कहते हैं कि मेरी एक आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना, मेरी अस्थियों को मेरे कश्मीर के घर में बिखेर देना, और मेरे फोन में मेरे 4 दोस्तों के नंबर हैं, उनको भी साथ लेकर जाना। अब यहाँ पर ये बात समझ आती है कि क्यों कृष्णा कश्मीर गया था और क्यों सभी लोग इतने सालों बाद इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बोब जी की यही आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनके घर में बिखेरी जाएं, और उस
वक्त उनके दोस्त वहाँ पर मौजूद रहे। अब कृष्णा प्रोफेसर राधिका के पास जाता है और बताता है कि उसके दादाजी की डेथ हो गई है, तो वो उनकी अस्थियां लेकर कश्मीर जाना चाहता है। पर सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं क्योंकि परसों ही इलेक्शन होने वाला था, तो सब उसको इम्पोर्टेंस समझाने लग जाते हैं। राधिका कृष्णा को कमरे में ले जाती है और कहती है कि अगर तुम कश्मीर जा रहे हो तो तुम वहाँ से रिकॉर्ड करके लाओ कि वहाँ के हालात कैसे हैं और कश्मीर में किस तरह से लोग रहते हैं। ऐसे तो सबको पता है कि वहाँ इंटरनेट बंद है, लेकिन जब तुम खुद देखकर आओगे तो सब लोग ज्यादा यकीन करेंगे। राधिका उसे किसी से मिलने के लिए भी कहती है और बताती है कि अगर तुम उनसे मिल लिए तो इकोसिस्टम का सारा सपोर्ट तुमको ही मिल जाएगा। कृष्णा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कश्मीर में आपके इतने डीप कॉन्टैक्ट हैं। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है कि सरकार भले ही उनकी हो, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि कृष्णा और बॉब जी के सभी दोस्त बॉब जी के कश्मीर वाले घर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी अस्थियां बिखेर देते हैं। सभी लोग दुख मनाते हुए उन सभी चीजों के लिए माफी मांगते हैं जो वो नहीं कर पाए और ये भी कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने कश्मीर के घर में आ ही गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा को एक आदमी लेने के लिए आता है जो कि किसी से मिलवाने के लिए ले जा रहा था, जिससे राधिका ने मिलने के लिए कहा था। अब कृष्णा उनको अपनी दास्तान सुनाने को कहता है ताकि वो फोन में रिकॉर्ड कर सके। आदमी कहता है कि तुम्हारी मीडिया ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम आतंकी हैं, बलात्कारी हैं। अब तुम इस बच्चे के मासूम आंखों में देखो, क्या ये तुम्हें कोई आतंकी लगता है? तुम्हारे पास इंटरनेट है, हमारे पास नहीं है। कहते हैं कि हमने पंडितों को मारा, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। पंडित तो हमारे पड़ोसी थे, जिसमें कि उनका बेटा मेरा दोस्त था जिसका नाम शिवा था। जब वो लोग जा रहे थे तो मेरे पिता ने उनकी बहुत मदद करी थी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? मेरे पिता को आर्मी वालों ने मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जो आदमी ये सब कुछ बता रहा था वो शिवा का दोस्त अब्दुल है, जो कि बचपन में साथ में खेला करते थे और शिवा की जान भी बचाई थी। पर अब वो भी उन्हीं आतंकियों में से एक हो गया था और एकदम मासूम बनकर सब कुछ झूठ बोल रहा था, जैसे कि सारे जुल्म उसी के साथ हुए हों। वो कृष्णा को एक घर में लेके जाता है जहाँ की दीवार पर लगी तस्वीरें देखकर अलग ही राज खुलता है। हम देखते हैं कि फोटो में प्रोफेसर राधिका मलिक बिट्टा के साथ हैं और ऐसे पोज में फोटो खिंचाई है जैसे वो उसकी प्रेमिका हों। यहाँ समझ आता है कि राधिका के कनेक्शन कहाँ से जुड़े हुए हैं और जो भी उनकी विचारधाराएं हैं वो कहाँ से आई हैं, और सब कुछ एक खेल है जो कि वो कॉलेजेस में चला रही हैं और बच्चों को देश के खिलाफ भड़काने का काम करती हैं। अब वहाँ पर फारूक मलिक बिट्टा आता है और इस बात से कृष्णा भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर राधिका के इतने ज्यादा गहरे कॉन्टैक्ट्स होंगे। मलिक कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत सेफ जगह पर आए हो और तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है और पढ़ा है वो सब कुछ झूठ है। कृष्णा कहता है कि रलिव गलिव या शलिव के नारे तो आपने ही लगवाए थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरी पुरुषों के बिना कश्मीरी औरतों के साथ, ये नोटिस आपने ही कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर लगवाई थी। आपके कहने पर ही 1000 से भी ज्यादा फैमिलीज को मारा गया, जिसमें कि मेरी फैमिली भी शामिल थी। मलिक बिट्टा कहता है कि तुमने बस उनकी साइड सुनी, अब हमारी साइड सुनो। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे थे गवर्नर से मिलके। मलिक बिट्टा ऐसे ही कई बातें करते हुए कृष्णा का ब्रेन वॉश करने लग जाता है और उसको ये एहसास दिलाने लग जाता है कि वो आतंकी नहीं बल्कि एक फ्रीडम फाइटर है और वो भी उसकी ही तरह आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। मलिक बिट्टा कहता है कि लोगों ने तुम्हें बताया होगा कि मैंने तुम्हारी माँ और भाई को मारा, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें इंडियन आर्मी ने मारा था। पुष्कर नाथ तो मेरे टीचर थे, शारदा तो मेरी बहन जैसी थी। ये सब इनकी वॉर पॉलिसी है जिसमें सारा जुल्म ये करते हैं और इल्जाम हम पर लगा देते हैं ताकि इनकी इलीगल हुकूमत हम पर चलती रहे। यहाँ साफ साफ समझ आ रहा था कि मलिक बिट्टा किस तरह से लोगों के दिमाग में अपने ही देश के लिए नफरत पैदा करता है और किस तरह से ये नफरत का धंधा करके खुद को फ्रीडम फाइटर कहलवाता है। कृष्णा घर पहुंचता है तो ब्रह्मा उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो अपने किन दोस्तों से मिलने गया था। कृष्णा कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरे परिवार को किसने मारा था। आप लोगों ने एक झूठी दुनिया बनाई है ताकि कश्मीर में इल्लीगली कब्जा रहे। आपने और आपके सिस्टम ने न सिर्फ मेरे परिवार को मारा है बल्कि कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी कत्ल किया है और आप सभी लोग कातिल हैं। ब्रह्मा उसे कमरे में ले जाकर उसके सामने 3 फाइल रखता है और तीनों ही फाइल में कश्मीर में अब तक हुए सारे हादसों के बारे में लिखा हुआ था। ब्रह्मा कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई का सच है जो तुम्हारे दोस्तों ने दुनिया से छुपाया है। कृष्णा उन फाइलों को पढ़ना शुरू करता है तो पता चलता है कि इसमें कई अखबारों की कटिंग चिपकी हुई है जिसमें कि वो सारी न्यूज लिखी हुई है जिसमें कि कई मासूम आतंकियों द्वारा मारे गए थे और कैसे कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ था। उसमें यह भी दिखता है कि कैसे उसके परिवार को मारा गया था, जिसे पढ़ के वो खुद को कोसने लग जाता है कि वो अब तक किस झूठ को सच मानते आ रहा था।
और जो सच था उसे कभी जान ही नहीं सका था। पर अब जब उसे सच्चाई पता चली तो उसके अंदर का सारा दुख आंसू के रूप में बाहर आ जाता है। कृष्णा ब्रह्मा दत्त के पास वापस जाता है और पूछता है कि इंसाफ क्या है। ब्रह्मा कहते हैं कि ये सारा खेल एक होप का है, इसीलिए वो तुम्हें होपलेस बनाना चाहता है, तुम्हें गुमराह करके, तुम्हें मार के। जब तक एक भी कश्मीरी पंडित का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़केगा, कश्मीर वापस जाने के लिए धड़केगा, तब तक वो लोग जीत नहीं सकते। और ये होप का खेल तुम्हें जीतना है और यही जीत है असली इंसाफ। अब हम देखते हैं कि कृष्णा कश्मीर से निकलकर अपने कॉलेज ANU वापस आ जाता है, जहां पर प्रोफेसर राधिका गाना गाते हुए बच्चों को अलग ही आजादी के गुणगान सुना रही होती हैं। कृष्णा कश्मीर घूमकर आया था तो उन्हें उम्मीद थी कि वही सबको कश्मीर के बारे में बताएगा, तो राधिका उसके हाथ में माइक थमा के स्पीच देने को कहती हैं। कृष्णा कहता है कि मैंने देखा है खुला आसमान, उस आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहाँ के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी कि रिसर्च, वो रिसर्च करते हैं ताकि उस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। और उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। फिर मैंने देखा शंकराचार्य केरला से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे और उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलॉसफी पे जो वो रिसर्च कर रहे थे वो सिर्फ जन्नत में संभव थी, यानी कि कश्मीर में। हम सभी लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, वैसे ही भारत के हर कोने से दिमाग से महान लोग कश्मीर पहुंचे ताकि वो रिसर्च कर सकें और वो वहाँ पंडित बन गए, पंडित यानी कि PhD होल्डर। तभी एक लड़का खड़ा होकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये सब झूठ है। कृष्णा कहता है कि हाँ ये झूठ है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि हमें किसी भी हिस्ट्री बुक में या कहीं भी ये सब पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन ये झूठ है तो फिर बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों आए, रवि गुप्ता और नागसेना कश्मीर क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि कश्मीर सेंटर ऑफ नॉलेज था। अगर ये झूठ होता तो 1300 में इस्लामिक तानाशाह कभी भी कश्मीर पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन उन्हें पता था कि कश्मीर दुनिया का सेंटर ऑफ नॉलेज है और जिसका नॉलेज पर कब्जा वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। एक दिक्कत ये थी कि आप जमीन पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर रह रहे लोगों के दिमाग पर कब्जा कैसे करोगे? तो इसके लिए तानाशाही ने अपनी फौज भेजी और तलवारों के दम पे लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और जो नहीं मानता था उसे बेरहमी से मार डालते थे। एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि ये सब बकवास है, तो कृष्णा कहता है कि ये आप शमशुद्दीन मोहम्मद अराकी की बायोग्राफी तोहफतुल शबाब में पढ़ सकते हैं। अराकी हिटलर से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक एक इस्लामिक तानाशाह था, जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों को और उनके कल्चर को नष्ट करना। अराकी के सिपाही रोज 1000 से 1500 पंडितों को पकड़ कर लाते, उनका जनेऊ काट कर उनसे कलमा पढ़वाया जाता और उनका खतना भी करा जाता था और जबरदस्ती उनके मुंह में मांस डाला जाता था। इन सब का डिस्क्रिप्शन खुद अराकी के बेटे ने किया है और अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो आप इसे रिसर्च एंड पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अंडर एक्सेशन नंबर 551 पर पढ़ सकते हैं। वहाँ बैठे सभी भटके हुए विद्यार्थी चिल्लाने लगते हैं कि ये सब झूठ है, तो कृष्णा कहता है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि सबको हमेशा झूठ ही लगता है। इस डेमोक्रेटिक और सेकुलर इंडिया में एक बार फिर से बंदूकों और तलवारों के दम पर मार काट के निकाला गया। रलीफ गलीफ या शलीफ के नारे लगाए गए, जहाँ सबको बोला जा रहा था कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या छोड़ के चले जाओ या फिर मर जाओ। ये उनका 7वां एक्सोडस था और इस बार मामूली एक्सोडस नहीं बल्कि जेनोसाइड था। कश्मीर में जो मरे थे हम उन्हें कश्मीरी क्यों कहते हैं, भारतीय क्यों नहीं कहते? 1990 में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं मारे गए थे, बल्कि तमाम उन मुसलमानों को भी मार दिया गया था जो ये सब आतंक नहीं चाहते थे। सिख, दलित, गुज्जर, बुद्धिस्ट, डोगरा, जिसने भी आतंक के खिलाफ आवाज उठाई उन सभी को मार दिया गया। यहाँ तक कि कश्मीर की आत्मा तक को मार दिया गया। 1996 में जब वहाँ सिनेमा हॉल खुला तो वहाँ गोलियां चला दी तो सब मारे गए। जब ये फंक्शन खत्म होगा तो आप सब अपने घर चले जाएंगे और आपको घर जाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस जाने का कभी मौका मिलेगा? क्या यही है इंसाफ? जो भीड़ अब तक सब कुछ झूठ है कहकर चिल्ला रही थी, वही भीड़ अब कृष्णा की बातों को सुनने और समझने लग जाती है और अब प्रोफेसर राधिका का सारा खेल फेल हो जाता है और वो वहाँ से मुंह छुपा के जाने लग जाती हैं। अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि आर्मी के कपड़े पहने कुछ लोग गाँव में घुसते हैं और सभी कश्मीरी पंडितों को इकट्ठा होने को कहते हैं। बोब जी समझ जाते हैं कि आर्मी वाले नहीं बल्कि आतंकी हैं, तो वो सभी लोग अब अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोब जी को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ
पर आर्मी की वर्दी पहने मलिक बिट्टा आता है और पुष्कर नाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आज यहाँ जो भी होगा उसकी दास्तान दुनिया वालों को बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, इसीलिए मैं अपने टीचर पुष्कर नाथ को जिंदा छोड़ रहा हूँ। कृष्णा और शिवा कमरे में थे तो बाहर की आवाज सुनकर शिवा कृष्णा को कमरे में ही छोड़कर बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो अपने दादाजी को आतंकियों से पिटते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था और आतंकी उसे भी पकड़ लेते हैं। शिवा की माँ शिवा को बचाने के लिए भागती हैं तो बिट्टा उन्हें पकड़ लेता है और उनके कपड़े भरी भीड़ में चीर देता है। वो कहता है कि आज इनको इतनी दहशत दिखाएंगे कि दोबारा कोई भी काफिर कश्मीर की पाक जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं करेगा। जालिम आतंकी मलिक बिट्टा शिवा की माँ को आरी मशीन के ऊपर लेटा देता है और उन्हें फिर बीच से काट डालता है। ये सीन देखकर आपके मुंह से बिट्टा के लिए सिर्फ और सिर्फ गालियां ही निकलेंगी और अगर नहीं निकलती तो आप भी बिट्टा से कम नहीं हैं। इसके बाद बाकी सभी लोगों को एक लाइन से बड़े से गड्ढे के पास खड़ा किया जाता है और फिर मलिक बिट्टा एक एक करके सभी लोगों को लगातार गोलियां मारते जा रहा होता है। आखिर में वो शिवा को भी गोली मार देता है और अब जाकर यहाँ सच्चाई खुलती है कि मलिक ने जो कहा था कि कृष्णा के परिवार को इंडियन आर्मी ने मारा था, सच तो ये था कि वही आर्मी की ड्रेस पहनकर गाँव में घुसा और सबको बेरहमी से मार डाला। इसी सीन के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और आपको सोचने के लिए छोड़ देती है कि क्या कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ था या नहीं, क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिल पाया या नहीं, और ऐसे कई सवाल जिनके जवाब आपको खुद से पूछने होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 1989-1990 के बीच में कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ था और रलीफ गलीफ शलीफ के नारे लगाते हुए उन्हें कश्मीर से भगाया गया था। जिसे भी ये झूठ लगता है तो कई किताबें हैं और कई वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जहाँ साफ साफ आपको देखने मिलेगा कि कैसे कश्मीर में रहने वाले लोग कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने और इंडिया से अलग करने के लिए नारे लगाते थे और पूरे शहर में आतंक फैला रखा था और इन सब की फंडिंग हमारे दुश्मनी देश से हो रही थी। कश्मीर से जवान लड़कों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था और फिर यहाँ वापस भेजकर उनको ऑर्डर दिया जाता था मारने के लिए और वो बिना सोचे समझे मार भी डालते थे। उनका भयानक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता था कि वो लोग कितना घटिया काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जन्नत तो क्या नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फारूक मलिक बिट्टा, जिसने इतने सारे कत्ल किए और इतना अंधा हो चुका था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो किसकी जान ले रहा है, वो धर्म के नाम पर जिहाद करने में इतना अंधा हो गया था कि अपने आकाओं द्वारा ऑर्डर्स देने पर वो अपने ही माँ और भाई को भी मारने को तैयार था। उसने इतने लोगों को मारा, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसे बस यही दिखता था कि जो मुस्लिम बनकर और उनकी बात मानकर नहीं रहेगा वो उनका दुश्मन है और उन्हें बेरहमी से मार डालता था। पर आज भी वो जिंदा है लेकिन अभी जेल में है, पर उसने जितने गुनाह किए हैं उसे अब तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी। फिल्म में एक डायलॉग है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि वो हमेशा झूठ ही लगता है। ये बात पूरी तरह से सच है क्योंकि देश की जनता, जिसमें कि मैं भी आता हूँ, उसे कश्मीर का इतिहास पता ही नहीं है और इसीलिए मैं इस पर ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी ना हो तो ना बोलना ही बेहतर है, नहीं तो बेमतलब बोलने का मतलब गलत जानकारी देना ही होता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता। कश्मीर की हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि 1-2.5 घंटे की फिल्म में दिखा पाना मुश्किल ही था, लेकिन डायरेक्टर ने इसे काफी अच्छे से दिखाया और पूरी रिसर्च करके सभी चीजें दिखाई हैं और पूरी कोशिश करी है कि वो हर किस्से को दिखा सकें जो कुछ भी उस वक्त हुआ था और फील करा सकें कि वो सब कुछ कितना दर्दनाक था। ये फिल्म बस ऐसे ही हवा में ही नहीं बना दी गई, बल्कि काफी सारी रिसर्च करी गई और रियल जगह पर जाकर रियल लोगों से मिलकर उनसे बात करके सब कुछ सुनने और समझने के बाद ही चीजें मूवी में दिखाई गई, जो कि 100% सच है कि वो सब कुछ हुआ था जो मूवी में दिखाया गया है और वही होता भी है। फिर चाहे आप कॉलेज में लगाए जाने वाले आजादी के नारे को ले लीजिए या फिर मीडिया पर दबाव डालकर सच को छुपाया जाना ले लीजिए या बिट्टा कराटे का इंटरव्यू ले लीजिए जो कि एकदम हूबहू दिखाया गया है जैसे रियल में हुआ था। काफी लोगों का ये कहना है कि ये फिल्म झूठी है या फिर आधा सच है या प्रोपेगेंडा है। मूवी में बताया गया है कि सिर्फ कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं मारे गए थे बल्कि कई मुसलमान भी मारे गए थे, लेकिन फिल्म कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर थी तो उसी पर ही फोकस किया गया है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं गया है कि वहाँ मुस्लिम्स नहीं मारे गए। जिन्होंने भी आतंक का विरोध किया उन सभी को आतंकियों ने मार दिया, फिर भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान
मुसलमान हूँ। तो अगर आप उनके सपोर्ट में हैं जिन्होंने आतंक फैलाया या फैलाते आ रहे हैं तो माफ करिएगा, आपके लिए तो कोई इज्जत नहीं है और आपका ये कहना कि झूठ दिखाया गया है वो भी मान्य नहीं होगा। लोगों में इस बात की नाराजगी जरूर है कि फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि जुल्म हर किसी पर हुए थे, जो कि मुझे भी लगता है कि अगर किसी टॉपिक पर फिल्म बना रहे हैं तो उसका हर पहलू दिखाना चाहिए। दर्शन कुमार का जो रोल था वो देश की जनता को दर्शाता है जो कि थोड़ा बहुत सच जानता है और थोड़ा बहुत झूठ भी जानता है। उसे अपना इतिहास नहीं पता, बस जो इधर उधर से सुना है वही जानता है। उसे दोनों ही पक्षों की बातें सुनाई देती हैं और कई चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं जिसमें कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सच क्या है। लेकिन जब सच पता चलता है तो सारे झूठ खत्म हो जाते हैं और वही दिखाया गया है कि जनता को अब सच पता चल गया है। ये फिल्म माना जा सकता है कि हमें सच्चाई दिखाती है, लेकिन गलत चीजें तब होना शुरू हुई जब सबने इस मूवी को एक अलग ही एंगल देकर प्रमोट किया और लोगों के मन में एक अलग ही धारणाएं बनाने की कोशिश करी गई जिससे कि नफरत फैले और एक मूवी के नाम पर पॉलिटिक्स खेली जाने लगी, जो कि बहुत गलत है। मतलब सालों पहले नफरत की वजह से इतना सब कुछ हुआ और अब उसी को दिखाने पर लोग फिर से नफरत ही पैदा कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि इतिहास में जो हुआ उसे जानकर अभी किसी से लड़ना और भिड़ना बेवकूफी ही होगी। आगे चलकर क्या होता है या अभी के हालात क्या हैं, उन मुद्दों पे बात की जाए तो अच्छा है, पर आजकल यही हो रहा है कि लोग भविष्य को उज्जवल बनाने के बजाय इतिहास को खंगालने में पड़े हुए हैं। जो बीत गया उसे वापस लाया तो जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम एक नया ही इतिहास बनाएं और आने वाली पीढ़ी को हमेशा वो इतिहास याद रहे। फिल्म में कुछ गलतियां तो थीं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि गलतियां नहीं थीं, क्योंकि मूवी भले ही सच्ची घटना पर आधारित है लेकिन उसका डायरेक्शन और एक्टिंग की तो बात होगी ही। जितने भी कलाकार इसमें शामिल हैं सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और खासकर अनुपम खेर और दर्शन कुमार की एक्टिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है, जिसमें कि आप उनका दर्द फील कर पाते हैं। वहीं चिन्मय मंडेलकर और पल्लवी जोशी ने जिस तरह से विलन के रोल निभाए हैं उसे देखने पर वाकई हमें उनके प्रति नफरत पैदा होते हुए दिखती है। मूवी में कुछ जगह पर सीन थोड़े रियल नहीं लगते, मतलब कि वीएफएक्स टीम का काम सही नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पर आप मूवी के लास्ट सीन ले सकते हैं जहां पर सभी को गोली मारी जा रही थी। वो सीन और भी ज्यादा रियल लग सकता था अगर सपोर्टिंग एक्टर्स ने अपने एक्सप्रेशन और एक्टिंग पर काम किया होता, क्योंकि पता चल रहा था कि वो बस गिर रहे हैं, गोली की आवाज पहले आ रही थी, गिर बाद में रहे थे और जो खून उनके माथे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था वो थोड़ा बहुत फेक सा लग रहा था। बाकी जिस तरह से कश्मीर की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया गया है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए, उससे सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है और कैसे क्या चीजें हुई हैं। लेकिन इतिहास को लेकर ही बैठ जाना और उसको पकड़ के बहसबाजी करना और उसी को लेकर दूसरों से लड़ते रहने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि पास्ट को भूलकर मूव ऑन करो, मतलब कि आगे बढ़ो। नहीं तो अगर आप पास्ट को लेकर बैठे रहोगे तो वहीं के रह जाओगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी और आपका कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। इतिहास सबका है, मेरा भी एक इतिहास है, मेरे भी पूर्वजों के साथ अत्याचार हुए हैं, लेकिन अब ये नहीं कि मैं उसको लेकर उनसे लड़ता रहूं जिन्होंने किया, क्योंकि समय बदला है, लोग बदले हैं। हालांकि आज भी न्यूज में खबरें मिल जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसको लेकर मैं हर किसी पर इल्जाम लगाऊं कि सभी ऐसे हैं। समय मेरा भी आया था कि जब मैं भटका था और मेरे अंदर भी जोश आया था कि अगर हम नहीं जागे तो फिर से अत्याचार होंगे, लेकिन फिर समझ आया कि आधे से ज्यादा तो बस पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। किसी को किसी की नहीं पड़ी है, बस अपनी ही पड़ी हुई है और बस अपना ही सुख देखना चाहते हैं। फिर मैंने आगे बढ़ने का ही फैसला किया और अपने करियर पर ध्यान देते हुए आज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अगर मैं उसी में फंस गया होता तो ना ये चैनल होता और ना ही इतने लोग मेरे साथ जुड़े होते। अब आप लोग कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं और मुझे गालियां भी दे सकते हैं, क्योंकि सबके अपने विचार हैं और अलग सोच है, लेकिन मेरी जो सोच है वो बस बताई है कि इतिहास को जानो, उसे समझो और जिन्होंने आपके लिए लड़ा है उनका आदर करो और उनको याद रखते हुए अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान ही इसलिए करी ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छी राह पर चले, ना कि इसी दलदल में फंस जाए और बहसबाजी करती रह जाए। बाकी आप अपनी सोच के हिसाब से चल सकते हैं और जैसे आपको जीना है जी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर हाँ, ये बात तो जरूर कहूंगा कि जो देश के अंदर रहकर देश के दुश्मनों का सपोर्ट करते हैं और गलत को सही ठहराते हैं उनका तो खात्मा होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी है कि चीजें तभी होती हैं जब अंदर का कोई मिला होता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए जागरूक रहना भी सही है। इस फिल्म में बॉब जी यानी कि पुष्कर नाथ शिवा और कृष्णा को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और वो जानते थे कि पढ़ाई और नॉलेज ही ऐसी चीज है जिस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता और जिसके पास नॉलेज है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो कुछ भी बन सकता है और फिर वो देश में बदलाव भी ला सकता है। कश्मीरी पंडितों ने हथियार नहीं उठाए क्योंकि बंदूक के दम पर बदलाव लाने को बदलाव नहीं कहते बल्कि आतंक कहते हैं, और यही चीज हमें सीखना चाहिए कि हमने जो सीखा है वो आगे बढ़ाएं
जाएं, न कि जो सामने वाला कर रहा है उनके जैसे बन जाएं। अगर ऐसा हो गया तो हम में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और फिर हम भी आतंकी ही कहलाएंगे। करंट टाइम की बात करें तो 12 मई को 2 आतंकियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर पॉइंट ब्लैंक पर बंदूक रखकर एक कश्मीरी हिंदू पंडित राहुल भट्ट को गोली मार दी। यहाँ देखा जा सकता है कि हालात अब भी वैसे ही हैं और कई सरकारें आई और गईं, लेकिन मौतें अब भी हो रही हैं और अभी भी कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और जिन लोगों का ये मानना है कि सब कुछ झूठ है, तो ये एक सबूत है कि हाँ, कश्मीर में ऐसे ही आतंकी कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारते आ रहे हैं। राहुल भट्ट की मौत के बाद कई कश्मीरी पंडितों ने प्रोटेस्ट किया और इंसाफ की मांग करी और ये भी कहा कि हमें मौजूदा सरकार से सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ कुछ चीजें तो हैं जो थोड़ा गलत हो रही हैं। जो सरकार चली गई उसके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में पावर है वो सरकार तो कुछ न कुछ कर ही सकती है। इसीलिए आशा करते हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को इंसाफ मिले और जो अब भी अपने घर नहीं जा पाए हैं उनको अपना घर नसीब हो। अगर मैंने कोई बात गलत बोली हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है आपकी भावनाओं को आहत करने का। टॉपिक ऐसा है कि इस पर बात होगी तो कोई ना कोई नाराज जरूर होगा, लेकिन यही सोचकर मैं बात न करूं कि कोई कहीं नाराज ना हो जाए तो ये भी कोई बात नहीं। वीडियो काफी ज्यादा लंबी थी, लेकिन अगर अब तक आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना टाइम दिया और मेरी वीडियो देखी, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मुझसे जुड़े रहेंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन द कश्मीर फाइल्स मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।